जय हिंद साथियों, आज जो हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर का पेपर रहेगा जो कि हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। वैसे तो ये स्पेशली जीडी के लिए है, लेकिन अगर आप क्लर्क से हो या टेक्निकल से हो तब भी आपको पूरा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जीके जीएस मैथ जो होता है सभी में कॉमन होता है। टेक्निकल में आपका रीजनिंग भी आता है। तो रीजनिंग के बस 5 क्वेश्चन हैं, यानी कि 45 क्वेश्चन सभी के लिए कॉमन है। बाद बाकी टेक्निकल और जीडी के लिए स्पेशली ये है। बाद बाकी सभी बच्चे इसमें आप जरूर देखेंगे और देखेंगे कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है। देखिए यहाँ पर मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है, इसके लिए आपके सामने में 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से क्या है आपका आंसर वो देख लीजिए और मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। क्या है? एम राय, फूरियर, कार्ल मार्क्स और लुई ब्लॉक। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने में, तो आपका आंसर जो यहाँ हो जा रहा है ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है, कार्ल मार्क्स हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कार्ल मार्क्स जो है मुख्य समर्थक किसके? तो मार्क्सवाद के समर्थक थे। अब इनके बारे में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि कार्ल मार्क्स का जो जन्मदिन था वो जन्म जो है वो 5 मई को हुआ था। 5 मई 1818 को हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। और ये पेपर जो है ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, ओरिजिनल पेपर है जो कि ये आपका बरहमपुर में पूछा गया था, ये पेपर था। तो आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आपके सामने ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और असम। तो यहाँ पर 3 और 4 ऑप्शन में से आपका आंसर क्या है वो देख लीजिए और आंसर जो आपका हो जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है, असम। असम जो है, असम में कामाख्या देवी मंदिर है। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी आपको पूछा जाएगा कि ये कामाख्या देवी मंदिर असम के कौन से शहर में है। तो आपको यहाँ याद रखना है गुवाहाटी। क्या याद रखना है आपको? गुवाहाटी आपको याद रखना है। गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है। जो सर्वोच्च होता है हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड जो है वो कौन सा है। यहाँ पर 4 अवार्ड का नाम है, 4 पदक का नाम यहाँ पर है। पहला है कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र और अशोक चक्र। तो 4 ऑप्शन में से जो आपका आंसर है वो देख लीजिए और ये आंसर लगभग बहुत सारे बच्चों को पता होगा। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ बिना टाइम गवाए हुए, ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है ये सैन्य वीरता पुरस्कार में सबसे सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। अब देखिए इसकी स्थापना कब किया गया था। इसका स्थापना किया गया था ये आपका 26 जनवरी को 1950 को किया गया था। तो ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन है चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर और मुंबई। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंगलोर कर्नाटका में है। कहाँ पर है? कर्नाटका में बेंगलोर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, बेंगलोर है जो कि भारतीय विज्ञान संस्थान है। चलिए आगे आ जाइए। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 ऑप्शन आपके सामने में है, नई दिल्ली, लंदन, दुबई और मेलबर्न। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अगर ऑप्शन नंबर आपने सी चुना है तो आपका आंसर फिर से करेक्ट हो जा रहा है, यानी कि दुबई में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है आईसीसी का। आईसीसी का क्या है? तो देखिए दुबई कहाँ पर है, तो आपको ये है यूएई में है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में है। संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात में है। तो इसमें कितना है अभी टोटल जो मेंबर है 104 सदस्य इसमें है। अभी कितना है टोटल? अब देखिए ये जो इसका काम होता है क्या होता है, जितने भी क्रिकेट में जो भी नियम बनते हैं, रूल बनते हैं, इसका भ्रष्टाचार जो होता है, फिक्सिंग जो होता है, सभी को देखभाल कौन करता है? यही आईसीसी करता है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल करता है। ठीक है,
चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि रामायण पुस्तक किसने लिखी? रामायण पुस्तक किसने लिखी? क्या सूरदास ने, कालिदास ने, वेद व्यास ने या फिर वाल्मीकि ने? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। देखिए रामायण जो है कई सारे भाषाओं में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन से यहाँ पर आपको ढूंढना है कि संस्कृत का जो रामायण है वो किसके द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाल्मीकि जो है संस्कृत रामायण के रचयिता हैं, उसने ये बुक लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर 100% करेक्ट हो जाता है। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका सामने में है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? देखिए जितने भी एक स्टेट हैं उनके कैपिटल आपको याद होना चाहिए, और सभी का आप अगर सीएम याद कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है, अगर गवर्नर या उसका याद कर लेते हो तो उससे भी और बढ़िया है, क्योंकि आप एग्जाम में भी चांसेस है कि आपका एक स्टेट कैपिटल या उसका सीएम पूछ लिया जाए। आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका भी हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है या फिर उसका सीएम क्या है, आपको ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यानी कि अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है यहाँ पर ऑप्शन पहला है मंडी, सोलन, शिमला और कुल्लू। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जो आपका आंसर हो जा रहा है ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है, शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, इसको जो हिमाचल प्रदेश जो बना था उसका डेट क्या था? तो इसका है 25 जनवरी को, 25 जनवरी 1971 को ये आपका 18वां राज्य बना था। कितना बना था? 18वां राज्य बना था 25 जनवरी 1971 को। आप एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। तो 25 जनवरी 1971 को 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बना था। ठीक है, तो आप अभी कमेंट में ये भी कर सकते हैं कि इसका सीएम का नाम मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसमें एक पॉइंट और याद कर लीजिए, ये जो राजधानी है शिमला, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है हिमाचल प्रदेश का, ग्रीष्मकालीन। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुआ था? देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा जो है किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन है औरंगजेब, अहमद शाह अब्दालिक और जहांगीर और शेर शाह सूरी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सही होना चाहिए और पता होना चाहिए। देखिए पानीपत की जो तीसरी लड़ाई जो था ये मराठा साम्राज्य में और अफगान सेना में लड़ा गया था। देखिए कौन सा? अफगान से याद रखिएगा, अफगान सेना और मराठा साम्राज्य जो है, मराठा साम्राज्य में इसका लड़ा गया था, दोनों के बीच लड़ा गया था, अफगान सेना और मराठा, जिसमें कि मराठा का हार हुआ था। तो ये इसमें जो है किसके द्वारा? तो ये अहमद शाह अब्दालिक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ पर 100% करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? ये शब्द जो है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो आपके सामने में 4 ऑप्शन है। पहला है भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो यानी कि 4 ऑप्शन में से जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये बताया गया है। ये आपका जो नारा है लगाया गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यहाँ पर तिलकी लिखा गया है मिस्टेक से, यानी तिलक यहाँ पर है। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने में है ये है पवित्र ग्रंथ गीता। गीता किसने लिखा है? अब देखिए गीता जो है हिंदू का ये आपका धर्म ग्रंथ है गीता। तो गीता को किसने लिखा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कालिदास है, वेद व्यास है, वाल्मीकि है और कृष्णा है। तो यानी कि आप ऐसे क्वेश्चन को मिस्टेक मत करिएगा आप लोग। तो यानी कि गीता जो लिखा गया है ये वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका आंसर बिल्कुल 100% यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। भगवत गीता जो है ये आपका हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ है। ठीक है, तो ये जो लगभग 5000 साल पहले लिखा गया है। ठीक है, भगवत गीता जो है यानी कि कृष्ण जी जो कहे थे तो ये उसी में सारा कहा गया है। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र जो आपका युद्ध स्टार्ट हुआ था उससे पहले अर्जुन को ये सारी बात कहा गया था, वही गीता है। ठीक है, चलिए इसमें क्या है 700 छंद है। इसमें कितना है याद रखिएगा 700 छंद है। कितना है? 700 छंद। ठीक है,
आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन जो आपका सामने में है कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के अलावा ऐसा कौन सा एशियाई देश है जिसकी मुद्रा रुपया है। देखिए भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में रुपया तो चलता ही है, लेकिन इसके अलावा और कौन सा एशियाई देश है जहां पर उसका जो है मुद्रा रुपया है। क्या भूटान है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है या फिर नेपाल है। देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था और उम्मीद करिए कि ऐसा ही क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन रिपीट कर सकता है आप एग्जाम में, तो आपको 100% ये करके चलना है। तो देखिए यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेपाल। नेपाल जो है, नेपाल में जो है रुपया ही उसका मुद्रा क्या है, रुपया ही है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सा आपका यहाँ पर देश है जहां पर उसका मुद्रा रुपया है। पहला तो देखिए पाकिस्तान है ही, भारत है ही, श्रीलंका है ही, नेपाल है ही, और इसके अलावा एक और है सेशल्स। इसको याद कर लीजिएगा, सेशल्स जो है यहाँ भी आपका रुपया ही चलता है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है भूटान। भूटान में क्या चलता है, भूटान में चलता है नुगुल-ट्रम। क्या चलता है, नुगुल-ट्रम चलता है, याद कर लीजिएगा नुगुल-ट्रम चलता है। और म्यांमार में क्या चलता है, तो क्या चलता है, क्या चलता है, क्याच। क्याच मुद्रा का नाम है म्यांमारी क्यात चलता है। तो देखिए भूटान में आपका हो गया आपका नुगुल-ट्रम, और म्यांमार में क्यात हो गया, और इंडोनेशिया में क्या चलता है, तो इंडोनेशियाई रुपया चलता है। यहाँ पर क्या चलता है, रुपया, ठीक है, इंडोनेशियाई रुपया, ये रुपया नहीं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 100% आपका क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया ये। अब आगे आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने में है, जहां लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट में करवा रहा हूं वहां वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा और इसका नोट जरूर बनाइएगा अगर पता नहीं है तो। अगर पता है तो सभी क्वेश्चन आपको बाद में लास्ट में कमेंट करना है कि इसमें से कितना क्वेश्चन आपने सही करा है। अब आगे आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी। सारे जहां से अच्छा, यहाँ पर पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, जय देवी और बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यानी कि ये जो आपका आंसर इसमें हो जा रहा है, आंसर अपना नोट कर लीजिए, मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका आंसर का बी है कि मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये कहा गया है, ये गाया गया है, मोहम्मद इकबाल के द्वारा गाया गया है, ठीक है। तो ये जो है, अब इसमें देखिए इसके लिए पॉइंट एक और है। देखिए जब राकेश शर्मा जो थे 1984 में जब अंतरिक्ष में गए थे राकेश शर्मा, और जब वहाँ के जो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री हमारी थी वो थी इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी ने पूछा कि हमारा अंतरिक्ष से हमारा देश, हमारा भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने ही सबसे पहली बार कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, जो कि मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा, राकेश शर्मा ने इनको बताया था कि हमारा देश कैसे दिखता है अंतरिक्ष से, ठीक है। अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो क्या थे, एक बंगाली कवि थे, लेखक थे, चित्रकार थे, ठीक है। उसको जो 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, 1900 याद कर लीजिएगा इसको, ये अलग से आपका इन्फॉर्मेशन आपका है। 1913 में उसको साहित्य के लिए उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। और यहाँ पर देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में एक और नोट कर लीजिएगा आप लोग, वंदे मातरम। देखिए वंदे मातरम जो है किसने लिखा है, उसका लेखक कौन है वंदे मातरम का, वंदे मातरम, ठीक है। तो ये बंगाली लेखक ये भी थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ठीक है, तो वंदे मातरम के लेखक कौन है आपका, बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का लेखक है मोहम्मद इकबाल, आपका सारे जहां से अच्छा का है, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने में है, ये क्वेश्चन है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया। देखिए भारत मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया, यहाँ पर चार ऑप्शन है, बाबर है, अकबर है, हुमायूं है या फिर औरंगजेब। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है, बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। देखिए मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाएगा कि कब किया था, तो याद कर लीजिए 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, क्या ये चेन्नई में, मदुरई में, कोणार्क में या फिर गोवा में। तो सूर्य मंदिर जो है ये आपका कोणार्क में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। कभी कभी आपका ये शहर का नाम नहीं देकर आपको राज्य का नाम आ जाएगा, तो याद कर लीजिए आपका ओडिशा जो है या कोणार्क मंदिर का स्टेट है। कोणार्क मंदिर कहाँ, सॉरी माफ कीजिएगा, यानी कि सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो ये ओडिशा में है। कहाँ पर है, तो कोणार्क में है,
ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर का जो आपका निर्माण हुआ था ये कब हुआ था? तो 1250 में हुआ था। कब हुआ था? 1250 में। ऐसा क्वेश्चन आपको डीप तो नहीं पूछेगा, लेकिन तभी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास इसका इन्फॉर्मेशन था, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो 1250 में इसका स्थापना किया गया था। अब आगे आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने में है कि भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? अब राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन है। पहला है उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल। देखिए आपका ऐसे क्वेश्चन से यानी कि स्टेट यानी कि आपका पॉलिटिक्स से एक क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राज्यों के राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है। तो ये करते हैं भारत के उस टाइम के जो राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं। भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर 100% आंसर करेक्ट हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? बायोगैस का प्रमुख घटक यानी कि मेन कंपोनेंट जो है, मेजर कंपोनेंट जो है बायोगैस का वो कौन सा है? क्या ये मीथेन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या हीलियम है? तो यानी कि यहाँ पर आपका आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीथेन जो है बायोगैस का प्रमुख घटक है। ऑप्शन नंबर ए है आपका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। आगे आ जाइए, पीतल में क्या होता है? पीतल में क्या होता है? क्या कॉपर और जिंक होता है, कॉपर या निकेल होता है, तांबा और चांदी होता है या फिर कॉपर और टीन होता है? तो याद कर लीजिए पीतल में कौन कौन सा चीज पाया जाता है? ये पाया जाता है कॉपर और जिंक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। देखिए जो क्वेश्चन पता नहीं हो उसको आप नोट कर लेना, अभी आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, बाद में इसका नोट बना लेना। और आप कौन कौन सा ट्रेड की तैयारी कर रहे हो आप कमेंट कर सकते हो, और आपका नेम यहाँ पर, नेम तो मेरे पास आ ही जाएगा। आप किस सिटी से अभी आप इसको देख रहे हो आप मुझे ये कमेंट कर सकते हो। चलिए आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन जो है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक यानी बर्फ जो गलता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है? क्या ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो आपका आंसर जो यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन जो है, संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? क्या विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? देखिए संतरे में जो विटामिन पाया जाता है ये पाया जाता है ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। देखिए संतरे में और नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, यानी कि ऐसे पदार्थ जो कि बहुत ज़्यादा वो खट्टा होता है, जिसमें खट्टापन पाया जाता है, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक दो पॉइंट इसमें और नोट कर लीजिएगा कि देखिए विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग, विटामिन सी के जिसमें सी की कमी हो जाती है उसमें उसको कौन सा रोग हो जाता है, कौन सा इसको बीमारी हो जाता है? तो याद कर लीजिए कि स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है? आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। और इसका रासायनिक नाम जो है, केमिकल नेम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल इसको कहा जाता है, केमिकल नेम इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो याद कर लीजिए एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन सी कमी से स्कर्वी होता है, और संतरे में विटामिन सी होता है, नींबू में विटामिन सी होता है। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने में है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है यानी पीरियोडिक टेबल जो है ये किस बेस है? क्या परमाणु सर्कल पर, परमाणु संख्या पर, परमाणु मात्रा पर या फिर परमाणु द्रव्यमान पर? तो यानी आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान पर मेंडलीव की आवर्त सारणी आधारित है। देखिए अभी का जो आधुनिक आपका जो आवर्त सारणी है वो आपका परमाणु संख्या पर आपका आधारित है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु द्रव्यमान पर। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, लीड पेंसिल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? लीड पेंसिल बनाने के लिए जो सामग्री प्रयोग किया जाता है क्या वो मिका का, ग्रेफाइट का
या फिर कार्बन का या फिर कोयले का। तो यानी कि अभी आपका जो आंसर इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेड पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग बैटरी जो बनता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है, ग्रेफाइट। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है। मानव शरीर का कौन सा बॉडी पार्ट है जिसमें कि रक्त को प्योरीफाई किया जाता है, रक्त को साफ किया जाता है? क्या वो दिल है, किडनी है, फेफड़ा है या फिर आंत है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि किडनी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए किडनी भी कह दीजिए या फिर इसे वृक्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृक्क कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? खगोलीय पिंडों को देखने के लिए कौन से यंत्र का, कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? क्या बायोस्कोप का, टेलीस्कोप का, माइक्रोस्कोप का या फिर पेरिस्कोप का किया जाता है? तो यानी कि यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टेलीस्कोप बोले या फिर दूरबीन बोले, क्या बोले? दूरबीन बोले, यानी दूरबीन बोले, टेलीस्कोप बोले, एक ही बात यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और माइक्रोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? छोटे छोटे जो चीज़ होते हैं जो हम लोगों को आंखों से दिखाई नहीं देता है उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप से का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन है। चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्न में से किस धातु का उपयोग लोहे के साथ किया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ कौन से और धातु का प्रयोग किया जाता है? यानी कि अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने में है। पहला एल्युमिनियम, क्रोमियम, टीन और कॉपर। यानी कि 4 ऑप्शन में से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो कि क्रोमियम है। क्रोमियम जो उसमें लोहे के साथ मिलाया जाता है तो फिर आपका स्टेनलेस स्टील क्या होता है? पाया जाता है। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन जो है, रक्त से संबंधित हीमोग्लोबिन में कौन सा जटिल प्रोटीन मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है? क्या चांदी होता है, लोहा होता है? लोहा यानी कि बोल सकते हैं जिसे आयरन कहा जाता है, आयरन कहा जाता है। ठीक है, लोहा या फिर कॉपर या फिर सोना। यानी कि हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है, तो यानी कि आपका आंसर भी आपका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, आयरन है। क्या है? आयरन कहते हैं, लोहा कहते हैं, लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए हमारे शरीर में जो ब्लड का जो रक्त का जो लाल रंग होता है वो किस कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त जो होता है, हमारा खून जो होता है वो लाल होता है। किस कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? देखिए हमारे शरीर में जो हड्डी होते हैं वो कौन सा विटामिन है जो हड्डी को मजबूत करता है? ऑप्शन में है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन बी। देखिए विटामिन डी जो होता है, यानी आपका आंसर भी ऑप्शन जो है बी है, बिल्कुल करेक्ट है कि विटामिन डी जो होता है हमारे हड्डी को मजबूत करता है, हमारे हड्डी को मजबूत करता है विटामिन डी। और विटामिन ए जो होता है हम लोगों को जो जैसे कि जिसको रतौंधी होता है वो विटामिन ए कमी से होता है। अब विटामिन सी कमी से क्या होता है? विटामिन सी कमी से स्कर्वी होता है, जो कि हमने अभी बताया है। और विटामिन बी के बारे में एक चीज याद कर लीजिए, ये पानी में घुलनशील होता है। क्या होता है? पानी में घुलनशील होता है, याद कर लीजिए। यानी कि विटामिन सी के बारे में बताया, विटामिन सी कमी से जो होता है वो स्कर्वी होता है। विटामिन डी कमी से हमारे हड्डी क्या होता है? कमजोर हो जाता है। और विटामिन डी कमी से कभी कभी आपको आंसर देखने के लिए मिल जाएगा रिकेट्स भी होता है। क्या होता है? रिकेट्स। रिकेट्स बीमारी का नाम है जिसमें कि हड्डी हमारी जो होती है वह छोटा बड़ा या कुछ भी हो सकता है हमारी हड्डी में, या विटामिन डी कमी से रिकेट्स बोल सकते हैं, या फिर हड्डियों की प्रॉब्लम जो होता है विटामिन डी कमी से होता है। विटामिन ए कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, और विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिनॉल भी कहा जाता है, रेटिनॉल। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? लाफिंग गैस, लाफिंग यानी कि हास्य गैस, हास्य गैस किसे कहा जाता है? उसका केमिकल नेम क्या है? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जो आपका आंसर हो जाएगा वो मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। ऑप्शन है
सी है जो कि N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर 100% करेक्ट है। इसे N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये लाफिंग गैस है, हास्य गैस है। अगले क्वेश्चन जो आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस कौन सा नहीं है, यानी कि नोबल गैस कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ नोबल गैस? यानी कि आपके सामने में चार ऑप्शन है, पहला है हीलियम, ऑक्सीजन, ऑर्गन या फिर नियॉन। तो चार ऑप्शन में से जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो यानी कि आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है क्या एक उत्कृष्ट गैस नहीं है, नोबल गैस नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ पर जो आपका उत्कृष्ट गैस कौन कौन सा है, इसको आप नोट कर लीजिए। पहला है रेडॉन, ठीक है, रेडॉन। दूसरा है ऑर्गन। देखिए आपने ऑर्गन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बिजली के बल्ब में जो गैस भरा जाता है वो कौन सा है? ऑर्गन है। अब आगे है जीनॉन। देखिए जो मैं लिखा रहा हूँ सारे नोबल गैस है, यानी कि उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। जीनॉन बोलें या फिर बोलेंगे क्रिप्टॉन बोलें या फिर हीलियम बोलें या फिर नियॉन। क्या ये सब आपका उत्कृष्ट गैस है? यानी कि हीलियम है, ऑर्गन है, नियॉन ये क्या उत्कृष्ट गैस है, और ऑक्सीजन क्या है? उत्कृष्ट गैस नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ पर उत्कृष्ट गैस कहते हैं किसको? ऐसा गैस जो दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, वो स्वतंत्र मौजूद होता है, अपने आप में मौजूद रहता है, वो स्थिर रहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्कृष्ट गैस कहते हैं। ऐसा गैस जो दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करता है उसे उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, नोबल गैस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि बीसीजी वैक्सीन का उपयोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। बीसीजी का जो वैक्सीन होता है, जो टीका होता है, वो किसके रोकने के लिए किया जाता है? क्या वो तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस जैसे कि क्षय रोग भी कहा जाता है, डेंगू, टाइफाइड या फिर प्लेग? तो यानी कि आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तपेदिक। तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जो है, क्षय रोग जो है, उसको रोकने के लिए बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो आप भी जरूर करे होंगे ये क्वेश्चन। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से सबसे भारी किरण कौन सी है? सबसे जो हैवीएस्ट रे है वो कौन सा है? क्या ये बीटा किरण है, गामा किरण, एक्स किरण या फिर अल्फा किरण? तो सबसे जो आपका यहाँ पर बेस्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अल्फा किरण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ये तो अल्फा किरण क्या है? सबसे भारी किरण है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर 100% करेक्ट है। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन जो आपका मैथ से क्वेश्चन है, और मेरे क्वेश्चन आंसर करने से पहले ही आप लोग इसका आंसर कर लीजिएगा, और हो सके तो कमेंट जरूर करिएगा। एक गांव में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करिए। यानी कि यहाँ पर बताया गया है पुरुष और महिला का अनुपात इतना इतना है, और टोटल जो आपका जनसंख्या है पुरुष और महिला मिलाकर तो कितना है? यदि गांव में 800 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या, अब देखिए यहाँ पर 8 टोटल पुरुष हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लिया जाए टोटल अगर 8 लोग हैं, जिसमें कि महिला पुरुष दोनों हैं, तो उसमें से 5 क्या है? पुरुष है, और 3 क्या है? तो महिला है। यानी कि 5 और 3 कर देता हूं। अगर 5 बराबर में क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा, क्योंकि 5 800 है तो 3 बराबर में क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। तो देखो आप ऐसे करो कि ऐसे गुना कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 800 गुना में 3 बटा में 5, 5 16 85 160 16 48 480 क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर महिला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आप क्वेश्चन को ऐसे ही बनाओ कि 5 बराबर में 800 है तो 1 बराबर में कितना हो जाएगा? 800 बटा में 5 हो जाएगा। तो 3 बराबर में कितना हो जाएगा? तो 3 बराबर में 800 गुना में बटा में 5 गुना में 3 हो जाएगा। बात उतना पर ही आ जाएगा। तो ये आपको ऐसे निकालने हैं, या फिर एक्स मान के भी कर सकते हो, लेकिन एक्स मानने की इसमें जरूरत नहीं है, उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी कि उसका रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो उसका सतह का क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया कितना होगा वो पता करना है। देखिए क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से है, आपका इसमें फॉर्मूला पता ही होना चाहिए आपको, तभी आप कुछ इसमें कर सकते हो। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? गोले का सतह का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है? पाई
आर स्क्वायर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। आप देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले पर आपको बिठाना है आपको, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर जो होता है। अब यानी कि यहाँ पर दिया गया है 4 इंटू में बचता पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 गुना में आर स्क्वायर, तो आर यानी कि 7 दिया गया है, तो 7 गुना में 7 कर लो, ये 7 7 कट जाएगा, 7 चौका 28 यानी कि 22 गुना में 28, 28 गुना में 56 और 56 यहाँ हो जाएगा 6 6 1 और 6 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर किसमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी इसमें मेन चीज क्या था, इसमें आपका था फार्मूला। फार्मूला आपको पता ही होना चाहिए मेंसुरेशन का या मैथ के किसी भी सेक्शन का, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका है मेंसुरेशन का फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन जो आपका है, किन्हीं दो संख्याओं का योग यानी सम दिया गया है 25 और उनका अंतर यानी कि डिफरेंस दिया गया है 13, तो दो संख्याएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और मैंने बताया था जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा आप ऑप्शन से चलना, जिसमें कि ऑप्शन में 2 नंबर दिया हो, दोनों संख्या दिया हो गया हो, तो ऑप्शन से ही चलना है आप लोगों को। अब इसमें से दो संख्या ऐसे पता कर लीजिए कि दोनों का योग करके 25 हो जाए और घटाने के बाद आपका 13 हो जाए। अब देखिए जब ऑप्शन आप डी पर आएंगे चेक करते करते, तो 19 और 6 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 19 और 6 को घटाएंगे तो 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है क्वेश्चन को मैच कर रहा है पूरा पूरा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ए में आएंगे, दोनों को जोड़कर तो 25 हो रहा है, लेकिन घटाने के बाद 13 नहीं हो रहा है, इसलिए गलत है। ऑप्शन देखो जोड़ने के बाद कितना हो रहा है 25, लेकिन घटाने के बाद 13 नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ये भी गलत है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दोनों जोड़ने के बाद 25 हो रहा है, लेकिन घटाने पर 13 नहीं हो रहा है, इसलिए गलत है। आप ऐसे ही चेक करना आप लोगों को। आगे आ जाइए, 8, 10, 15, 16 और 20 का एलसीएम कितना होगा। 8, 10, 15, 16 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यानी कि 2 से भाग लगा लीजिए, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, अब यहाँ पर 15 का 15 ही रहेगा, 2 8 16, 10 यहाँ हो जाएगा, फिर 2 से कटने वाला है ये 2, 5, 15, 4 और 5। अब क्या हो जाएगा, फिर 2 से एक बार और लग जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर कर लीजिए 5 से ये हो जाएगा 1, 3, 2 और 1 हो जाएगा। अब तो नहीं कटने वाला है, तो अब सभी गुना कर लो, 2 दूना में 4, दूना 8, पंचे 40, गुना में 3 दूना में 6, यानी कि 6 है, यानी 0 नहीं है, ये 6 का 24, 240। 240 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही पता करना है, आपको 20 से गुना करते रहो, 20 दूना 40, 20 या 60, और जितना गुना करने के बाद आपका हो जाएगा सभी नंबर काट दे, तो आप ऐसे ही कर लोगे, या फिर सबसे आसान तरीका आपका यही है, इसमें कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन है, राम एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और मोहन उसे 15 दिनों में कर सकता है, वे मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर एक जो है 10 दिन में करता है, और दूसरा व्यक्ति जो है 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर जब काम पता करना होगा, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेगा, तो उसके लिए फार्मूला है पहला व्यक्ति का दिनों की संख्या गुना में दूसरे का, और नीचे में दोनों को आप जोड़ देंगे, तो दोनों मिलकर कितने दिन टाइम लगाएंगे वो आपका निकल जाएगा। 10 गुना में 15 बटा में 25 हो जाएगा, 5 पंचे 25, 5 या 15, 5 से काट 2 हो जाएगा, 3 दुना में 6, काट के 6 हो गया, यानी दोनों मिलकर जो काम करेगा तब उसको केवल 6 दिन लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका जो अच्छा तरीका आपका यही है कि दोनों नंबर को आप गुना कर दो और दोनों को जोड़ दो, यही निकल जाएगा आपका आंसर। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है 10, 20 और 30% की क्रमिक छूट। क्रमिक छूट आपका कितना हो जाएगा, सिंगल डिस्काउंट कितना हो जाएगा। तो आपको ये पता करने के लिए पहले क्या करना होगा, इन दोनों का क्रमिक छूट कितना होता है ये पता करने के लिए क्या करो आप, 10 प्लस में 20 माइनस में आप 10 गुना में 20 बटा में 100 कर लो। देखो पहले मैं 2 नंबर निकालूंगा, फिर मैं तीसरा नंबर निकालूंगा। यहाँ पर 10 और 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 माइनस में कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यानी कि 2 बच जाएगा, यानी 28% निकल गया। अब देखिए दोनों का वैल्यू कितना निकल गया, एक डिस्काउंट कितना निकल गया 28%। तब 28% को और 30% को सेम यही चीज करो आप जो मैंने अभी करा है। तो 28 प्लस में 30 कर लो, अब माइनस में 28 गुना में 30 बटा में 100 कर लो। अब 0 से 1 0 कट जाएगा, अब क्या बच जाएगा 58 यहाँ हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 28 दिया में 8 24 का 4 हाथ में
2 3 6 2 8 इतना हो जाएगा। इतना घटाने के बाद कितना हो जाएगा आपका 49.6 हो जाएगा। इतना परसेंट क्या हो जाएगा, सिंगल डिस्काउंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। यानी पहले आप 2 नंबर निकाल लो, फिर जितना आ जाएगा दोनों का उसमें से फिर आप इसको इससे कर लेना, लेकिन तरीका वही रहेगा। पहले दोनों परसेंट को आप जोड़ लेंगे और माइनस में दोनों परसेंट गुना करके 100 का भाग लगा देंगे, वही इसका सिंगल डिस्काउंट निकलता है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और आंसर करते रहिए और मेरे आंसर से मैच करते रहिए आप लोग। और क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप एक बार इसको लाइक कर दो, ठीक है। और आप सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और अगर आप शेयर करते हो तो बहुत अच्छा करते हो, शेयर भी आप लोगों को जरूर करना है। अब आगे आ जाइए, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। देखिए 12 लड़के की औसत आयु कितना है, 10 वर्ष है, जिसमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। तो 12वें लड़के का औसत आयु कितना होगा। अब देखिए 12 लड़के की औसत आयु दिया गया है 10 वर्ष, तो आपका इसका कुल आयु निकालेंगे, क्या करेंगे आप 12 गुना में 10 कर देंगे, 12 के 120 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये 12 लड़कों का अब दिया गया है, उनमें से 11 का औसत दिया गया है 9। 11 का कुल वजन, कुल औसत निकालने के लिए, कुल वर्ष निकालने के लिए 11 गुना में 9 कर दीजिए, 99 हो जाएगा। अब 12 में से 11 का पता चल गया है तो 12वें का आयु क्या हो जाएगा, 120 में से आप कम कर दीजिए 99 को, क्योंकि ये दिया है 12 का, ये दिया है 11 का, घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, 21 वर्ष निकल जाएगा, जो कि 12वें का आयु बोलिए या फिर औसत आयु बोलिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, यदि एक आयताकार खेत की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दिया गया है एक आयताकार जो लंबाई है इतना दिया गया है खेत का और 20 मीटर चौड़ाई यहाँ पर दिया गया है, तो उसका परिमाप का फार्मूला क्या होता है, परिमाप का याद कर लीजिए फार्मूला होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। तो 2 इंटू में लंबाई दिया गया है 30, चौड़ाई दिया गया है 20, यानी कि 2 गुना में कितना हो जाएगा, 30 20 50 हो जाएगा जब बाहर निकालोगे तो, यानी 100 मीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि इसका दिया गया है परिमाप। तो देखिए आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इसका अगर क्षेत्रफल पूछता तो लंबाई गुना में चौड़ाई कर देते। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है रक्त से संबंधित हीमोग्लोबिन में। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने बता दिया था आपको। अगला क्वेश्चन है 2197 का घनमूल ज्ञात करिए। 2197 का घनमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो घनमूल यानी कि इसका क्यूब रूट कितना होगा। अब देखिए आपका एक नंबर ऐसा लेना है, देखिए यहाँ पर निकालने का कितना अच्छा तरीका यहाँ पर है, 2197 है। अब इसको दाएं तरफ से 3 नंबर अलग कर लीजिए, बाएं तरफ से जो नंबर बच रहा है उसको रहने दीजिए। अब जो लास्ट में दिया गया यहाँ पर नंबर, उसका आप क्यूब कर लीजिए, 7 गुना में 7 गुना में 7, और जब इसका एकांश स्थान जो आ जाए उसको यहाँ नोट कर लीजिएगा। 7 49 और 9 गुना कर दीजिए एकांश स्थान लेकर, 9 से 63, 63 का एकांश स्थान पर कितना 3 आया ना, इसको 3 यहाँ पर कर दीजिए। और देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो इससे बढ़ जाएगा ना, तो ये आपको लेना नहीं है, आपको लेना है ये वाला। यहाँ पर 13 कर दीजिए, यहाँ पर 13 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी है। अब 13 का आप क्यूब रूट करेंगे, इसका क्यूब रूट करेंगे तो 13 ही निकल जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है 18,440 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो है 18,440 गुना में 15 गुना में 4 बटा में 100, ये किसका है, एसआई का फार्मूला है। यानी कि एसआई का फार्मूला क्या होता है, एसआई बराबर में होता है PRT अपॉन में कितना होता है 100 होता है। तो मूलधन आपका इतना है, दर इतना है और आपका टाइम इतना दिया गया है, यानी कि आपको कितना हो जाएगा 15 का 60, यानी कह सकते हैं 18,440 गुना में 60 बटा में 100। देखिए मैंने ऐसा यहाँ नहीं काटा, मैंने क्यों नहीं काटा, क्योंकि मैं समझ रहा था यहाँ के आपका 1 का 15 का 20, एक 0 आ जाएगा तो 0 0 0 0 कट जाएगा, तो मुझे गुना करने में आसानी रहेगा। अब 6 को गुना करेंगे, 1844 गुना में 6 करेंगे। अब ऑप्शन से आ जाइए आप, देखिए गुना तो कर ही लीजिएगा, आसान तरीका है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, लेंदी हो जाए, तो देखिए
6 चौका में 24, गुना करने पर एकांश स्थान पर 4। देखिए 4 इसी में दिया गया है और सब में 0 दिया गया है, तो वैसे भी पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपका ऐसा भी आ जाता है, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बता दिया है। कभी कभी आपको ऑप्शन से भी चलना होगा आप लोगों को। तो आप गुना करें जब करोगे तो आपका 11,064 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, दी गई संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ ज्ञात करने कह रहा है, यानी कि 12, 15, 18 और 21 का एचसीएफ कितना होगा। अब यहां पर देख लीजिए एचसीएफ क्या होता है, वह सबसे बड़ी संख्या जो सभी नंबर को ये काट दे। तो इसका ऑप्शन से चलिए आप देखिए 6 से क्या सभी नंबर कटता है, अगर सभी नंबर कट जाएगा तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो आपका आंसर ये नहीं होगा। 12 से बस कोई नहीं, एक ही कटेगा, ये भी आपका नहीं होगा। अब 3 से जब देख रहा हूं तो 3 से ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर कट रहा है, तो वही आपका 3 हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन 8 से नहीं कट रहा है। वैसे भी आप निकालोगे तो क्या होता है, 12 से 15 में निकालोगे कितना हो जाएगा, 12 का 12, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये वाला 12 यहाँ लिखना होगा, 3 चौका 12। अब देखिए यहाँ पर 3 आ गया ना, अब 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा भाग लगाने पर, इसलिए आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही चलिएगा आप लोग। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन जो है, और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर करिए और क्लास पर बिल्कुल फोकस रखिए। बिल्कुल क्लास पर, कोई और बात नहीं करना है, बस क्लास पर फोकस रखना है आप लोगों को। और अगर आप आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश का वीडियो कोर्स जो है, इसमें लाइव क्लासेस भी है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आप ई बुक लिख सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई क्वेरी अगर आपका है क्लास से रिगार्डिंग या ऐसा अर्जेंट है तो, ठीक है। बाद में क्वेश्चन पर आ जाइए एक बार, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले चाहिए, तो 47 दिनों के लिए कितने केले की आवश्यकता होगी। अब एक सप्ताह के लिए कितना, एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केला चाहिए ना। अब देखिए एक सप्ताह यानी कि 7 दिन, 7 दिन के लिए केले की जरूरत जो है वो 28 दर्जन है। तो एक दिन के लिए कितना चाहिए, एक दिन के लिए उसको कितना चाहिए, 28 बटा में 7 दर्जन, तो कितना है, 47 दिन है ना यहाँ पर, तो 47 दिन के लिए कितना चाहिए। देखिए 47 दिन कितना चाहिए, 47 दिनों के लिए 28 बटा में 7 गुना में 47। देखिए 7 चौका में 28, यानी कि 41 गुना में 47 गुना में 4, तो 7 चौका में 28 और 4 चौका 16 और 2 18, 188 दर्जन केला चाहिए। देखिए यहाँ पर अभी मैंने दर्जन निकाला है, लेकिन ये जो आपका दिया गया है कितने केले, दर्जन नहीं है। तो कितने केले, तो एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है, तो टोटल 188 दर्जन है। 188 से इसको गुना कर दो, तो गुना करने पर कितना आ जाएगा, 8 गुना में 16, यानी कि 2256। आप चेक कर लेना, 2256 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। ठीक है, आगे करता हूं अगला क्वेश्चन पर, और उम्मीद करता हूं कि मेरे क्वेश्चन से आंसर देने से पहले आप लोग आंसर करिएगा। आप लोग इसमें रिक्त स्थान को पूरा करना है। देखिए 39 से 41 कैसे बना, इसमें 2 ऐड कर दिया गया है। आप देखिए इसमें भी 2 ऐड कर दिया गया है और इसमें भी 2 ऐड कर दिया गया है। तो आपका भी तरीका ये रहेगा, इसमें 2 ऐड करके, यानी कि 47 हो जाएगा आपका आंसर। तो आपने भी ये जरूर करा होगा, 1 सेकंड में करा होगा आपने। अब आगे आ जाइए, 5 संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 17 से विभाज्य हो। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 5 बार 9 होता है। अब इसमें आप 17 से भाग लगा दीजिए, जितना शेष आएगा उस शेष को इतना में से घटा दीजिएगा, वही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए 17 पंचे 85, घटाए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा ना 17 8 136 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 3 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा फिर से 9 हो जाएगा। मैंने ये 9 यहाँ रखा, मैंने ये 9 यहाँ रखा, 17 8 136 हो जाएगा। 3 ये कट जाएगा, यहाँ 9, तो 17 दूना में 34, यानी कि यहाँ 5। अब शेष कितना आ गया, 5। अब यानी कि 9 9 9 9 9 में से 5 कम कर दो, यानी कि 1 2 3 4, और यहाँ पर आ जाएगा 4 घटाने के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को ऐसे ही बनाना है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है √3/4 गुना में भुजा का स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर √3/4,
भुजा कितना दिया गया है 12, तो 12 गुना में 12 कर देंगे, 4 तिया 12, 12 तिया 36 रूट 3 हो जाएगा। आपका आंसर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये दिया गया है, किस में दिया गया है, यहाँ पर देखिए किसी में नहीं दिया गया है ये, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, देखिए यहाँ पर लगता है मिस्टेक से मैंने आपको ये कर दिया है, लेकिन आपका आंसर जो हो जाएगा 36 रूट 3 हो जाएगा। इसको हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर आप बी कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने मैथ का अभी करा क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन आने वाला है आपका, ये आने वाला है आपका रीजनिंग का। ठीक है, आगे आ जाइए। राम एक स्थान ए से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। पहले मैं ऐसा करता हूं, देखिए हमेशा आप क्या मानते हैं, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, पश्चिम पीछे होता है, बाएं तरफ और पूरब आगे होता है। अब देखिए मैं पॉइंट यहां बना लेता हूं। अब क्या करता है, ए जो है, देखिए पॉइंट ए से, ये पॉइंट ए है, अब ए से क्या करता है, उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, 5 किलोमीटर उत्तर चला, यानी कि देखिए उत्तर की ओर चला 5 मीटर, मैं यहां मान लेता हूं 5 किलोमीटर उत्तर है ये। ठीक है, अब क्या करता है, यहां से 5 मान लेता है, ठीक है। अब देखिए उत्तर यहां से बाएं मुड़ता है, अब इस ओर देख रहा है ना, तो इसका बायां तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, तो 5, अब यहाँ पर कितना चलता है, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, 3 मीटर यहाँ चला। ठीक है, अब क्या करता है, फिर वह दाएं, अब इस ओर देख रहा है, इस ओर देख रहा है ना ये, तो दाएं तो इस तरफ हो जाएगा ये, तो दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, अब 2 किलोमीटर यहाँ चला, ये 2 हो जाएगा। अब क्या करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर अब इस ओर जब देख रहा है तो दायां इसका ये हो जाएगा, दायां मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, यानी इसके सामने में यहां पर आ गया। अब कह रहा है, अब यहां पर बी पे पहुंच जाता है, ये बिंदु बी है, तो बोलता है ए और बीच की दूरी कितना है। अब देखिए 5 किलोमीटर यहां पर है और 2 किलोमीटर यहां पर है, यानी 2 किलोमीटर इसका भी हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा ना, यानी 2, तो 5 और 2 7 किलोमीटर, 5 2 7 किलोमीटर की दूरी है ए और बी के बीच, तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाता है। देखो मैं समझाया हूं तो आपको टाइम लगा है, लेकिन यहां टाइम लगने वाला क्वेश्चन ये नहीं है। अब आगे आ जाइए, इसमें आपको ब्लैंक जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा वो पता करना है आपको। देखिए 64 से 32 कैसे बना है, इसमें भाग लगा दिया गया है 2 से, अब 32 में भाग लगाएंगे 2 16 हो जाएगा, 16 में 2 से भाग लगाएंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 में 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में फिर से आपको, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए आप लोगों को। आगे आ जाइए, एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, तो लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित है। यानी देखिए अब लड़का जो है लड़की का क्या लगता है। अब मान लिया जाए एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, लड़की यहाँ पर है एक गर्ल, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब ये लड़का जो है, ये आपका बॉय जो है, ये क्या कह रहा है, यह मेरे इसका चाचा के पिता। अब चाचा के पिता कौन जाए, चाचा के पिता कौन बन जाएगा, इसका चाचा ये है, तो इसका पिता क्या बन जाएगा, इसका बाबा बन जाएगा ना, बाबा बोले या दादा बन जाएगा, इसका पिता दादा बन जाएगा। अब दादा की यानी पिता की बेटी, अब इसका दादा की बेटी क्या बन जाएगा, इसका दादा की बेटी क्या बन जाएगा, इसका फुआ बन जाएगा, इस लड़की का क्या बन जाएगा, फुआ बन जाएगा ना। अब उसका फुआ का बेटा, अब फुआ का बेटा ये है लड़का, फुआ का बेटा, अब फुआ का बेटा क्या लगेगा, इस लड़की का फुआ का बेटा क्या लगेगा, उसका ये भाई लगेगा, फुआ का बेटा क्या होता है, भाई लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ये ए आपका आंसर यहां पर है ब्रदर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपको पता करना है इसमें, अगर इसमें ब्लैंक के स्थान पर क्या आएगा। आप यहां पर गौर करिए, देखिए यहां पर डी यहां पर है, डी से एफ बना, एफ से एच बना, देखिए यहां पर डी के बाद क्या आता है, ई आता है, तो ई छोड़ दिया यहां पर और एफ चला गया, एफ के बाद जी आता है, जी को छोड़कर यहां पर एच कर दिया। देखिए यहां पर ऐसे मैं कर रहा हूं, ठीक है, देखिए पहला पहला पहला, अब एच के बाद आई आता है, तो यहां पर देखिए यहां पर आई को छोड़कर यहां पर क्या कर दिया गया, पर आई को छोड़कर यहां पर जे कर दिया गया है, तो जे को छोड़कर आप क्या करेंगे, यहां पर के को छोड़कर आप एल करेंगे, यहां तो आ जाएगा पहला एल आ जाएगा, ये तो क्लियर यहां पर हो गया। तो एल वाला नंबर कौन सा किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बस आपका ए में दिया गया यहां पर। ठीक है, अब आई कंफर्म कर लेता हूं मैं यहां पर आपको, ठीक है, एल यहां पर हो गया यहां पर। अब देखिए के और जे, यानी देखिए जे के आई जे एच, देखिए यहां पर एच के बाद क्या आ जाएगा,
देखिए यहाँ पर एच के बाद एच आई जे के, देखिए एच आई जे के ये कंटिन्यू आ रहा है ना आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा जी, तो एल के बाद क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, तो एल जी आ गया। अब आगे देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर वाई डब्ल्यू और यू है, देखिए यू के बाद वी डब्ल्यू, देखिए भी यू के बाद भी आता है, फिर डब्ल्यू आता है, तो भी छोड़ के यहाँ पर क्या, देखिए यू के बाद भी छोड़कर डब्ल्यू कर दिया, डब्ल्यू के बाद एक्स छोड़कर वाई कर दिया, एस के बाद छोड़कर एस के बाद टी छोड़कर यहाँ पर यू कर दिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर यानी क्यू आ जाएगा, तो एल जी क्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया ये, तो ये दिया गया है आपका, देखिए यहाँ पर मैंने आंसर मैंने यहाँ पर आना चाहिए था, मैंने इसको गलती कर दिया यहाँ पर, तो एल जी क्यू हो जाएगा आपका आंसर, क्या आ जाएगा, एल जी क्यू हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ये दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, ए ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये आपका यहाँ से हटा दीजिए, और एक ऑप्शन यहाँ पर ये कर, इसके हटाकर आप एल जी क्यू कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए में कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर यहाँ पर हो गया। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि किसी कूट भाषा में बॉक्सर को ये लिखा जाता है, देखिए बी ओ एक्स ई आर को क्या लिखा जाता है यहाँ पर, ए क्यू डब्ल्यू जी और क्यू है, तो आपको वी आई एस आई टी को क्या लिखना है। अब देखिए यहाँ पर बी को ए बना दिया गया है, माइनस एक कम कर दिया गया, और ओ पी क्यू, देखिए बीच में एक ऐड कर दिया गया है, देखिए ओ के एक ने दो ऐड कर दिया गया यहाँ पर, ओ के बाद क्या पी और क्यू, एक्स, देखिए यहाँ पर इसमें क्या कर दिया यहाँ पर डब्ल्यू एक्स, इसमें एक ऐड ऊपर गया है यहाँ पर, डब्ल्यू के बाद एक्स कर दिया गया यहाँ पर एक ऐड करके, और यहाँ पर ई एफ जी इसमें दो ऐड कर दिया गया यहाँ पर, एक इधर की ओर, और यहाँ पर क्यू आर यहाँ इस ओर गया है, और प्लस एक किया गया है। तो आप भी वही चीज़ करोगे, पहले एक माइनस करना है, तो देखिए यहाँ वी है ना, तो माइनस जैसे करोगे यहाँ पर माइनस करोगे यहाँ पर, देखो तो यहाँ वी है तो यहाँ पर यू आ जाएगा, तो यू वाला तो पहले आपका आंसर हो ही जाएगा, ये या फिर ये आपका आंसर ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, एक आपका हो गया यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस दो कर दिया गया यहाँ पर, तो आप देखिए वी के आई के बाद जे और के लोगे, यहाँ पर के आ जाएगा, यू के बाद के क्योंकि दो ऐड कर दिया यहाँ पर, देखिए ओ के बाद पी और क्यू है यहाँ पर ना, तो अभी क्या करोगे आप आई के बाद जे और के लोगे यहाँ पर, तो के इसमें आ गया, तो के इसमें भी दिया गया है और इसमें भी दिया गया है के, तो यहाँ तो डिसाइड होगा नहीं है आपका। अब क्या कर दिया गया यहाँ पर एक्स के बाद माइनस कम करके यहाँ पर एक कम कर दिया गया है, तो आप एक कम करोगे एस में, तो यहाँ पर टी आ जाएगा, आर आ जाएगा यहाँ पर, तो यू के आर, तो यू के आर इसमें आ गया, आर इसमें नहीं है, आपका दो ही ऑप्शन चुनना था आपका, तो ऑप्शन नंबर अब सी कंफर्म हो गया आपका, आगे भी मैच करोगे तो मैच कर जाएगा आपका। तो इस तरह से मैंने अभी इस आंसर भी निकाल दिया। देखो ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैं रीजनिंग का भी मैं एक बार सीरीज निकाल दूंगा, रीजनिंग भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से अभी हमने 50 क्वेश्चन करा है, तो 50 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन राइट हुए हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और कौन सी सिटी से इसको वॉच कर रहे हो आप मुझे बता सकते हो, और कौन से ट्रेड के लिए आप तैयारी कर रहे थे तो देखे हैं। देखिए ये क्लर्क के लिए, जीडी के लिए, टेक्निकल के लिए, सभी के लिए आपका ये बराबर हेल्प करने वाला है। देखिए ये आपका बस रीजनिंग जो होता है जीडी में आता है और टेक्निकल में आता है, बाद में कि ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तैयारी कर रहे हो, तो आपका पूरा आपका ये हेल्प करेगा। तो अभी के लिए बस इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।